समझकर अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा है तो समझा जा सकता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब कासिम कृष्णा बनकर रैकेट चला रहा है, छांगुर के लोगों पर कलावा पहनकर ट्रैप करने का आरोप लग रहा है, जब हवाला से लेकर शेल कंपनियों तक का रैकेट धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मिल रहा है। चौंकाने की बात यह है कि साजिश कितनी बड़ी है, किस लेवल पर हो रही है। अगर आप साजिश को समझेंगे तभी तो उससे बचेंगे ना भाई। इसलिए यह स्पेशल चैप्टर देखना जरूरी है। आप हैरान रह जाएंगे जब उन लड़कियों की बात, उन बच्चों की बात सुनेंगे जो कल तक हिंदू थे और धोखे से उनका धर्म बदल दिया गया। ऐसे लोग इस लेवल के रेडिकलाइज हो गए कि AK-47 के साथ अपनी डीपी लगा रहे हैं भाई। मोदी योगी सरकार का क्रैकडाउन भी नेक्स्ट लेवल का चल रहा है, चाहे वो ATS हो या ED या दूसरी एजेंसी। धर्मांतरण के भंडाफोड़ की कोशिश भी संगठित होकर की जा रही है। AK-47 के साथ ये डीपी उस लड़की की है जिसे मुस्लिम बनाकर रेडिकलाइज्ड किया गया था। आगरा में जिस धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ उसने तो बलरामपुर वाले छांगुर को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ कन्वर्जन तक की नहीं थी। असल में मकसद उससे भी ज्यादा खतरनाक था, हिंदुओं को कन्वर्ट करके उन्हें ही जिहाद के काम में इस्तेमाल करना। दरअसल इसकी शुरुआत इसी साल मार्च में आगरा में 2 बहनों के गायब होने के बाद हुई। इस मामले में 41 दिनों बाद यानी 4 मई को FIR दर्ज हुई थी और फिर पुलिस ने दोनों बहनों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बहन का पता लगाया तो उसके प्रोफाइल पर AK-47 के साथ लगी तस्वीर देखकर सब चौंक गए। इस तस्वीर को देखने के बाद ही पुलिस को 2 बहनों की गुमशुदगी के पीछे एक बड़े गैंग के होने का शक हुआ। 15 दिनों में ही पुलिस को दोनों बहनों की लोकेशन मिल गई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि दोनों बहनों को कोलकाता के मुस्लिम बहुल बस्ती में छिपा कर रखा गया था। उनके नाम बदले जा चुके थे और उनके निकाह की तैयारी चल रही थी। पुलिस के लिए इन दोनों लड़कियों को निकालना बेहद मुश्किल टास्क था। इस ऑपरेशन के लिए चुनिंदा 50 पुलिसकर्मी लगाए गए। कुछ पुलिसकर्मी पत्रकार बने, कुछ प्रोफेशनल बनकर रेकी करते रहे ताकि रैकेट चलाने वालों को भनक भी न लगे। और अंत में पुलिस दोनों बहनों को आगरा लाने में कामयाब हुई। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रसार कट्टरपंथी जमात और मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच सबसे बड़ा रोड़ा अगर कुछ है तो वो है वोट बैंक की राजनीति। ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर हर हिंदुस्तानी तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने वाले मोदी के काम सिर्फ मजहबी लाइन पर सीधे खारिज कर दिए जाते रहे हैं। यहां तक कि जमात की राजनीति करने वाले चेहरे पहलगाम की आतंकी घटना तक को राजनीतिक चश्मे से दिखाने से नहीं कतराते। नहीं, ये आतंकवाद ही है और पहलगाम में जो कुछ हुआ है, मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि ये वही लोग हैं जो आज ये क्या नाम इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये यही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम के अंदर हरकतें की हैं। पहलगाम के अंदर कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, समझे, वो कहाँ गायब हो गए। वो सब वो लोग हैं जो आज जगह जगह, हाँ क्या नाम, पूरे उसमें प्रदेश में और इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, कभी दुकानों के नाम पर, कभी दूसरी चीजों के नाम पर। देश के मुसलमानों को ऐसे ही बरगलाया और बहकाया जाता रहा है, आज से नहीं, आजादी के बाद से। क्या जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच इतिहास में खींची लकीर को दक्षिणपंथी संगठनों के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया? एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने
करने में लगा है, उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। संघ पर बोलने वाले कट्टरपंथी जमातों के कन्वर्जन वाले खेल पर खामोश हो जाते हैं, लेकिन भ्रम और भय के विपक्षी मोर्चे से अलग मोदी अपनी लकीर खींचते रहे हैं, बिना तुष्टीकरण सबके संतुष्टीकरण के मंत्र से। कुछ आंकड़े देखने चाहिए। 2015-16 में जहां मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा दर 50.7% थी, वो 2019-21 तक बढ़कर 72% से ज्यादा हो गई। इसी तरह पीएम आवास योजना के तहत मिले कुल घरों में 31% घर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में आवंटित हुए। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि के 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। तो सवाल ये है कि फिर फर्क कौन करता है? क्या मजहब की पॉलिटिकल लाइन ने ही तो सब कुछ चौपट नहीं कर रखा है, या फिर कहने और बरतने में कोई फर्क कट्टरपंथी जमातों के लोग बड़े महीन तरीके से कर देते हैं ताकि राजनीति चलती रहे? मोदी इसी कट्टरपंथी राजनीति की आलोचना करते हैं तो कथित लिबरल लॉबी और विपक्षी इसे इस्लाम पर संकट बता देते हैं। मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? तो मुद्दा भरोसे का है और भरोसा संवाद से ही बनता है। मोदी के सतत संवाद ने वैश्विक मंच पर अपने एक शानदार किरदार को गढ़ा है। मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वास्तव में सबको साथ लेकर चलने का राष्ट्रवाद है। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। पीएम मोदी जिस परंपरा की बात करते हैं, कट्टरपंथी जमातों और उनके नेताओं की धारा उससे ठीक उलट है। देश के भीतर का विपक्षी मोर्चा जानता है कि अगर मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली धारा के साथ देश का मुस्लिम चला तो फिर सत्ता से उसकी दूरी सदियों की हो जाएगी। इस्लामिक धर्मांतरण वाली फैक्ट्रियों का चलना
वास्तव में धर्मांतरण वाले गिरोहों का जाल बिछाना है। पुलिस एक्शन ले तो विक्टिम कार्ड खेलना, मुस्लिम और इस्लाम को खतरे में बताना और मोदी सरकार को एंटी मुस्लिम बताना तो नहीं। और चूंकि इस प्लॉट में कुछ सियासी पार्टियों का हित सत्ता है, इसलिए बड़े पैमाने पर कन्वर्जन गैंग के पकड़े जाने के बाद चुप्पी साध ली जाती है। एक दो राज्य नहीं है जहां यह धर्मांतरण गैंग हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली साजिश चला रहा था, उन्हें रेडिकलाइज कर रहा था। यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, जयपुर में यह गैंग एक्टिव था। यह तो शुरुआती मामला है भाई, अभी ऐसी फैक्ट्रियों के और राज तो खुलेंगे ही जब पुलिस और एजेंसियां अपने तरीके से पूछताछ करेंगी। पहले कुछ लोग हिंदू से मुसलमान बने, फिर धर्म बदलने वाली फैक्ट्री चलाने की फ्रेंचाइजी जैसे इनको दे दी गई। माने ऐसा काम हो रहा था जैसे नेटवर्किंग कंपनियां नहीं करती हैं कि एक बनाया वो फिर अपने नीचे दो बनाएगा, दो हिंदू को मुसलमान बनाता चला जाएगा। ये कुछ इसी तरीके का मामला चल रहा और कहा जा रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने तक सीमित नहीं था। ये बात भी सामने आई है कि पूछताछ में गिरोह के तार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा तक से जुड़े हुए। गजवाए हिंद वाला जहर जितनी जल्दी खत्म किया जा सके उतना अच्छा। लश्कर और आईएसआईएस की इस्लामिक पाठशाला ने दुनिया में मानवता के लिए किस तरह की चुनौतियां पेश की हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। 2014 से पहले के भारत में आतंकी घटनाओं की तस्वीरें भी याद रखनी जरूरी है। मोर्चा चाहे जितना भी खुले, मोदी अपने तरीके से जवाब देना जानते हैं और ढाई घर की चाल में शह और मात कैसे देनी है मोदी को बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की वीकेंड क्लास में अगली स्टोरी पाकिस्तान से जुड़ी है। कहते हैं ना कि जो सुधरी जाए वो पाकिस्तान क्या हुआ। अभी 78 दिन तो हुए पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हाथों बुरी तरह पिटे हुए, लेकिन मुल्ला मुनीर की आतंकी फोर्स फिर से एक्टिवेटेड है। फिर से पाकिस्तान की आईएसआई, लश्कर तैयबा